नमो नमः प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण, और इस प्रथम प्रकरण में हम यहां देख रहे हैं क्रियापद। लेकिन वो क्रियापद देखने से पहले क्रियापद बनाने के लिए कुछ आवश्यक ऐसे नियम हमें देखना होता है, जिनमें कुछ वस्तुएं यहां पर ध्यान देने की बात है, जो कि हम दो क्लास के पहले भी हम बात किए थे कि कोई भी क्रियापद बनाने के लिए क्या क्या देखना चाहिए। तो क्रियापद बनाने के लिए सर्वप्रथम चाहिए कि ये जो धातु है, धातु अर्थात क्रियावाचक शब्दों को ही धातु कहा जाता है। धातु किसे कहते हैं? तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। अब शब्द, तो शब्द से हमें याद आना चाहिए कि शब्द कितने प्रकार के हैं। शब्द तो शब्द 4 प्रकार के। नंबर 1 जातिवाचक शब्द, नंबर 2 गुणवाचक शब्द, नंबर 3 द्रव्यवाचक शब्द और नंबर 4 क्रियावाचक शब्द। और इन्हीं 4 प्रकार के शब्दों को हम 2 विभाग से विभाजित कर चुके हैं। इनका भी 2 भाग कौन कौन से? एक बड़ी विभाग है, एक छोटी विभाग है। इनमें जिसमें जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक शब्द हों उसे नाम कहा जाता है, और जिसमें सिर्फ एकमात्र क्रियावाचक शब्द हों और उसे धातु कहा जाता है। यानी क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं, या तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। तो ऐसे क्रियावाचक शब्द जो है, तो ये क्रियावाचक शब्द को ही धातु कहा गया। और ऐसे धातु तो बहुत सारे हैं। कोई भी क्रियापद बनाने के लिए, कोई भी क्रियापद जब यहाँ पर बने तब क्या करना है कि ये धातु कौन से गण के हैं वो हमें देखना चाहिए कि धातु कौन से गण के हैं। सेकंड नंबर, हम क्रियापद जो बना रहे हैं कौन से काल के क्रियापद बनाएंगे। क्या वह वर्तमान काल के हैं, क्या वह हस्तनभूत काल के हैं, क्या वह भविष्य काल के हैं, क्या वह विध्यर्थ है, क्या वह आज्ञार्थ है, क्या वो क्रियातिपति है, क्या वो सस्तनी है, क्या वो परोक्षा है, क्या वो अद्यतनी है, क्या वो आशीर्वाद है। ये
कौन से काल में वो बनाना है, तो वो काल भी जानना जरूरी है। इसीलिए सेकंड नंबर, प्रथम नंबर ध्यान रखने के, धातु कौन से गण के। गण, गण यानी, तो गण यानी पहले भी बात कर चुके हैं कि धातु समुदाय को ही गण कहा गया। और ऐसे गण कितने हैं, ऐसे 10 गण है। यानी धातुओं को 10 विभाग से विभाजित किया गया, 10 उनके 10 ग्रुप, जो सामान्यतः अगर बोला जाए तो ग्रुप। ऐसे 2000 धातुएं जो है, उन 2000 धातुओं का जो ग्रुप विशेष, उनका वर्ग, उनका एक समूह, उसी को गण कहते हैं। यानी धातु समुदाय को सामान्य से अगर देखा जाए तो धातु समुदाय को गण कहा जाता है। तो ऐसे गण 10 है। तो इन 10 गणों में कौन से गण के धातु हैं वो। सेकंड नंबर में क्या आता है कि धातु समुदाय के बाद वहां पर आता है सेकंड नंबर में कि पद। जो ये जो पद है, किस पद के ये क्रियापद बनाना है, ये पद जो है वो किस पद का बनाना है। यानी धातु कौन से पद में है, क्या धातु परस्मैपदी है, क्या धातु आत्मनेपदी है, क्या धातु उभयपदी है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, प्रयोग। ये क्रियापद किस प्रयोग में आने वाला है, क्या कर्तरी प्रयोग के लिए है, या कर्मणी प्रयोग, या भावे प्रयोग के लिए, वो भी देखना चाहिए। नंबर 5, पद के अनुसार प्रत्यय लगाया जाएगा। परस्मैपदी धातु है तो प्रत्यय परस्मैपदी लगेगा। धातु आत्मनेपदी हो तो वहां पर प्रत्यय भी आत्मनेपदी। धातु उभयपदी हो तो फिर दोनों पद के प्रत्यय, परस्मैपदी भी प्रत्यय लगेगा और आत्मनेपदी भी प्रत्यय लगेगा, वहां पर दो रूप होगा। और ऐसे क्रियापद बनाने के लिए हम देखे थे कि यहां पर वचन आदि, क्योंकि 3 पुरुष है, तीनों 3 पुरुष का नाम याद है ना सभी को। कौन कौन से 3 पुरुष है, सामान्यतः देखे तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, ऐसे सामान्य से बोल देते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष को किस नाम से जाना जाता है, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष अर्थात मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष अर्थात अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ऐसे तीन यहां पर पुरुष हैं। क्या हुआ, क्या तकलीफ है, किसे तकलीफ है, जो कि मैसेज किए जा रहे हैं, कौन है। इससे पहले भी आप सबको सूचन किया गया था कि आप प्रैक्टिस बुक अपने साथ में रखें। प्रैक्टिस बुक का प्रिंट निकलवाए हैं कि नहीं। हर एक के पास प्रैक्टिस बुक होना जरूरी है। उससे पहले ग्रुप में भेजा गया था, सूचन भी दिया गया था कि ये बुक डाउनलोड कर लें, पीडीएफ कर ले, पीडीएफ से वो डाउनलोड करके ये निकाल लें। मिच्छामि दुक्कडम, बीच में इस तरह का अगर कोई प्रश्न हो तो फिर क्या होता है, एक लिंक जो होता है वो लिंक असुविधा हो जाता है। मिच्छामि दुक्कडम, ये ध्यान रखना है हर एक को। ये क्या है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण ये थोड़ा ये छोटा बड़ा ये से ये हो सकता है, इसीलिए आप सबको ये बुक दिया गया है कि जो पीडीएफ दिया गया है उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकाल लें। हर एक के पास ये होना जरूरी है। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई किसी को कोई तकलीफ। ओके चलिए, तो यहां पर हम देख रहे थे कि पुरुष 3 प्रकार के पुरुष हैं, और 3 प्रकार के पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कल हम देखे थे, फिर उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। कल के जो क्लास है उसी का यहां पर रिपीट किया जा रहा है। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो उत्तम पुरुष में मैं संबंधी, मैं संबंधी अर्थात मैं,
हम दोनों और हम सब। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं, हम दोनों और हम सब। मध्यम पुरुष, तब मध्यम पुरुष में कौन आएगा? तब मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम सब। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या आएगा? तो अन्य पुरुष में जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष न हो वो सारे के सारे अन्य पुरुष में आता है। अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, ये तो है ही किसी व्यक्ति का नाम, किसी पदार्थ का नाम, किसी वस्तु का नाम, चाहे कोई भी नाम वाला हो, वो नाम हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, ये सारे के सारे किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष फिक्स है, वो सिर्फ 3 ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम सब। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी फिक्स है। मध्यम पुरुष में फिक्स है अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों और बहुवचन में तुम सब। अब प्रश्न है कि वचन क्या है? तो वचन के लिए देखिए यहां पर आपको दिया गया है जिससे किसका बोध हो? तो जिससे पदार्थ की संख्या की बोध हो, जिससे पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी पदार्थ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उन सब का जिससे उनकी संख्या का बोध होता हो, वो एक है, दो है कि अनेक है। संस्कृत में ही एक ऐसे हैं कि संस्कृत भाषा में ही एकमात्र 3 वचन होते हैं, बाकी कोई भाषा में 3 वचन नहीं है। बाकी सर्वे भाषा में सिर्फ 2 ही वचन, एक वचन और बहुवचन। चूंकि यह संस्कृत है तो संस्कृत भाषा में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात जिसमें एक की संख्या की बोध हो, एक का बोध हो वह एक वचन, 2 की बोध हो वह द्विवचन, और 2 से अधिकों का बोध हो वह बहुवचन में आता है। इस प्रकार वचन अगर देखा जाए, वचन वो 3 वचन है, पुरुष 3, वचन 3। इसमें भी प्रथम पुरुष हम लोग देखे कि प्रथम पुरुष अथवा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब वचन देखने के बाद और क्या आता है इसमें? तो प्रत्यय और विकरण प्रत्यय, ये दोनों भी देखना अति जरूरी है। तो प्रत्यय क्या है ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय किसे कहते हैं? कि प्रत्यय क्या है कि धातु के पश्चात, या तो फिर धातु यहां पर नहीं बोलना चाहिए, हम बोलेंगे शब्द के पश्चात, शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग हो उसे प्रत्यय कहा जाता है। यानी शब्द के बाद जिसका प्रयोग किया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि यहां पर मैं लिखूं, जैसे कि नाम ये धातु है और ती प्रत्यय है। ये धातु है, नम धातु, और धातु के बाद ये लगाया गया, इसलिए ये ती क्या हुआ? ती प्रत्यय हुआ है। जैसे यहां पर देखे कि नाम धातु है और ती यहां पर प्रत्यय है, उसी प्रकार ये प्रत्यय कितने हैं ये भी देखना जरूरी है। तो कल हम देखे थे कि प्रत्यय की संख्या कितनी होगी, क्योंकि क्रियापद कितने बनते हैं? 9 प्रकार के क्रियापद बनते हैं। 9 प्रकार के क्रियापद बनते हैं। तो हर एक क्रियापद अर्थात क्रियापद है क्या? कब से हम कह रहे हैं कि क्रियापद क्रियापद, लेकिन क्रियापद है क्या? तो क्रिया को सूचित करने वाला जो पद उसे क्रियापद। अब यहां तो समझे, क्रिया को सूचित करने वाला, उसके बाद हम क्या बोले? क्रिया को सूचित करने वाला पद। पद किसे कहते हैं? तो उसके लिए बोला गया विभक्तांतम पदम। विभक्तांतम पदम, विभक्ति के अंत में क्या हो? तो विभक्ति के अंत में जो प्रत्यय हो
यानी प्रत्यय सहित विभक्ति के अंत वाला को ही पद बल ये पद कहा जाता है कि विभक्ति के अंत, विभक्ति अर्थात प्रत्यय, विभक्ति के प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय है, एक स्यादि और एक त्यादि। स्यादि प्रत्यय जो वो नाम के साथ जोड़ा जाएगा और धातु के साथ त्यादि प्रत्यय लगता है। धातु के साथ यहाँ पर त्यादि प्रत्यय यानी ती आदि प्रत्यय। अब यहाँ पर ती आदि प्रत्यय क्यों, तो कौन कौन से प्रत्यय है, तो 9 प्रकार के प्रत्यय पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये 9 प्रकार का यहाँ पर आपको प्रत्यय दिखाई देता है, ये 9 प्रकार के प्रत्यय है। कौन से ये 9 प्रत्यय, तो उत्तम पुरुष में क्या है, एक वचन में, एक उत्तम पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय है, मी। द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थस और मध्यम पुरुष बहुवचन थ। अन्य पुरुष एक वचन ती, अन्य पुरुष द्विवचन तस और अन्य पुरुष बहुवचन अंति। तो प्रत्यय कितने हो गए, तो प्रत्यय ये 9 प्रत्यय है। अब ये प्रत्यय किसके प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय अर्थात परस्मैपदी प्रत्यय है। ये परस्मैपदी प्रत्यय है। आत्मनेपदी के प्रत्यय अलग होंगे, ये परस्मैपदी प्रत्यय ये है। और कौन से काल के लिए, तो सर्वप्रथम यहाँ पर काल जो है कि ये 10 प्रकार के काल में हम प्रथम काल देखेंगे। यहाँ पर कौन से काल है, वर्तमान काल। प्रत्यय किसका आया, परस्मैपदी का। कौन से प्रयोग में, कर्तरी प्रयोग में। और उसका यहाँ पर प्रत्यय मी बस इत्यादि जो 9 प्रकार के प्रत्यय है, वो 9 प्रत्यय यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो ये अभी अभी हम लोग देखें कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगा हो उसे पद कहते हैं। अब ये तो ती आदि तो हुआ नहीं, ये तो मी आदि हो गया है। ती आदि प्रत्यय जिसे लगा हो उसे पद कहते हैं। ऐसे एक नियम बनाएंगे। अभी अभी हम देखे थे ना कि पद किसे कहते हैं, क्रियापद। तो क्रिया को सूचित करने वाला पद उसे क्रियापद। लेकिन पद जो है वो पद किसे कहते हैं, तो ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो ती आदि प्रत्यय कहां से आ जाएगा, तो कल इसका जवाब दिए थे कि व्याकरण में हम ये जो बुक जो बनाए हैं वो किससे आधारित है, व्याकरण से आधारित है। और व्याकरण के आधार होने से, व्याकरण के आधारित होने से व्याकरण में इसका स्थान थोड़ा चेंजेस है। व्याकरण में स्थान किसका, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इस प्रकार से स्थान है। यानी 1 नंबर का लाइन ये प्रथम आएगा, 2 नंबर का तो ये तो बीच में तो है ही, 3 नंबर का लाइन ये नीचे आ जाएगा। यानी क्या होगा इधर व्याकरण के अनुसार, तो व्याकरण के अनुसार आ जाएगा ती तस अंति, सी थस थ और मी बस मस। अब देखिए ती आदि प्रत्यय हुए कि नहीं। तो आदि से क्या लेना है, तो आदि से ये 9 का ग्रहण करना है, बाकी रहे हुए प्रत्यय का ग्रहण करना है। अर्थात मी से लेकर अंति तक, कहां से, तो ये मी से लेकर अंति तक के प्रत्यय को ती आदि प्रत्यय कहा जाता है। याद रह जाएगा कि ती आदि प्रत्यय अर्थात क्या लेना है, तो मी से लेकर अंति। तो मी से लेकर अंति कितने प्रत्यय हुए, तो 9 प्रत्यय। कौन कौन से, तो मी वस मस प्रथम पुरुष, मी वस मस प्रथम पुरुष, मी बस मस प्रथम पुरुष, सीथस्थ मध्यम पुरुष, सीथस्थ मध्यम पुरुष, सीथस्थ मध्यम पुरुष, तीतस अंति अन्य पुरुष, तीतस अंति अन्य पुरुष, तीतस अंति अन्य पुरुष। इस प्रकार ये 9 प्रत्यय हुए। कौन कौन से, फिर से एक बार याद, ये क्योंकि इसको याद करना ही है, इसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि इसके आधार से ही हम क्रियापद बनाएंगे। इसलिए हम तो न जाने कितना कितना याद तो कर रहे थे, यह सिर्फ एक एक अक्षर है, इसको याद रखना है और कुछ नहीं। मी वस
मस, उंगली लाते जाइए, इसका मतलब एक वचन, इसका मतलब द्विवचन और इसका मतलब बहुवचन। याद रह जाएगा। ये कौन से वचन के लिए? एक वचन के लिए, ये द्विवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। फिर से एक बार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब एक वचन का बोलेंगे तो उसमें ये, द्विवचन का बोलेंगे तब ये अंगुली, ये अंगुली, और बहुवचन बोलेंगे तब ये अंगुली ऑटोमेटिकली आना चाहिए। मी वस मास, मी वस मास, मी वस मास, सी थस थ, सी थस थ, सी थस थ, ती तस अंति, ती तस अंति। इस तरह से याद कर लेना है। जो आपको सरल लगे उससे याद करना है। मुझे ये सरल लगा, वो विधि आपको मैं बोला। मी बस मस सी थस थ, ती तस अंति, ये 9 प्रत्यय है। इन 9 प्रत्यय को याद रखना है। मी एक वचन का तो प्रत्यय है, लेकिन कौन से एक वचन? तो उत्तम पुरुष एक वचन। क्या लगता है वहां पर प्रत्यय? मी लगेगा। उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है? वस। उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है? मस। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय सी। मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय थस और मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय थ। अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय ती, अन्य पुरुष द्विवचन का प्रत्यय तस और अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति। इस प्रकार से ये 9 प्रत्यय को याद रखना है। अब इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका? जैसे कि यहां पर हम लोग देखें कि ये मी बस मस सी थस थ ती तस अंति, लेकिन इसका अर्थ क्या करना है? तो अर्थ के लिए यहां पर हम जाएंगे, ये अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए यहां पर अगर जाएं तो क्या होगा? यहां पर मी का अर्थ तो नीचे तो दिया गया है, फिर भी यहां पर मैं बोल रहा था मी जिसके साथ लगेगा वो किसके साथ लगेगा? मैं। क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन आता है? मैं। प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन आता है? हम दोनों। प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन आते हैं? तो हम सब। मध्यम पुरुष एक वचन में कौन आता है? तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन में तुम दोनों और मध्यम पुरुष बहुवचन में तुम सब। अन्य पुरुष एक वचन में वह, या तो किसी का नाम, यहां पर वह ही, इतना ही सीखेंगे। अन्य पुरुष द्विवचन में वे दोनों और अन्य पुरुष बहुवचन में वे सब। तो यहां पर कोई भी होगा कि मैं होगा तो वहां पर प्रत्यय क्या लग जाएगा? मी होगा। तुम अगर हो तो वहां पर प्रत्यय क्या लगेगा? सी। और वह तो उसके लिए ती। हम दोनों तो वहां पर प्रत्यय लगेगा बस। तुम दोनों उसके लिए प्रत्यय लगेगा थस और वे दोनों उसके साथ प्रत्यय लगेगा तस। हम सब उसके लिए प्रत्यय लगेगा मस। तुम सब उसके लिए प्रत्यय लगेगा थ और वे सब उनके लिए प्रत्यय लगेगा अंति। तो यही अर्थ यहां है कि मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब और वह, वे दोनों, वे सब। अब कोई भी एक धातु यहां पर ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर एक धातु यहां पर आपको दिखाई देता है कि ये रूप यहां पर आपको दिखाई देता है, नमामि, नमावह, नमामह, नमसी, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। ये रूप तो दिखाई देता है। अब इसको सीधा सीधा एक सिर्फ सामान्य से
इसके बाद इसको किस प्रकार से इसको सिद्ध करते हैं वो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन सामान्यतः इस प्रकार से हमें देखना है। सर्वप्रथम हम प्रत्यय लगा लेंगे, सर्वप्रथम हम प्रत्यय लिख लेंगे। तो देखिए प्रथम एक एक प्रत्यय हम यहां पर लिखते जाते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? मी। उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है? वस। और उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है? मस। ये प्रत्यय पहले हम यहां पर लिख लिए। उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? सी। मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय थस। और मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय थ। अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय ती। अन्य पुरुष द्विवचन का प्रत्यय तस। और अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति। ये प्रत्यय है। अब कोई भी धातु, जैसे कि यहां पर एक धातु मान लीजिए नम धातु है, नम धातु है। अब इसके लिए एक दो चीज हमें देखना है। जो ये उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष मी, बस और मस, सिर्फ उत्तम पुरुष के लिए ध्यान रखना। मी, बस, मस, उत्तम पुरुष के प्रत्यय के आगे आ की मात्रा लगा दें। उत्तम पुरुष प्रत्यय के आगे आ की मात्रा लगा दें तो क्या होगा? आ की मात्रा क्या है? एक लाइन है आ की मात्रा, इस तरह से एक लाइन कर देंगे। सिर्फ किसके लिए? उत्तम पुरुष, एक उत्तम पुरुष के लिए ही है, आगे कुछ नहीं करना है। इतना क्लियर? क्या करना है? फर्स्ट स्टेप प्रत्यय लिख लेना है। सेकंड स्टेप कि उत्तम पुरुष के आगे आ की मात्रा जोड़ना है। अब जो है यहां पर और एक चीज करना है यहां पर कि जिसके अंत में सौ हो, ऐसे प्रत्यय को सौ की जगह विसर्ग कर देना है। तो ऐसे प्रत्यय कितने हैं जिसके अंत में सौ हो? ऐसे प्रत्यय कितने हैं जिसके अंत में सौ हो? अंत अर्थात लास्ट में। कितने प्रत्यय हैं ऐसे जिसके अंत में सौ हो? 4 प्रत्यय है। कौन से? सर्वप्रथम हम यहां देखेंगे वस। तो इस वस को यहां पर इसको मिटा दीजिए। पहले तो इसको मिटा दीजिए, जहां जहां 100 है वहां पर मिटा दीजिए, उसको मिटा दीजिए जहां जहां आपको 100 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना कर दिए। अब उसके जगह क्या किए? जो 100 मिटाए हैं उसके जगह वहां पर आप विसर्ग कर दीजिए। विसर्ग अर्थात डबल डॉट, ये विसर्ग कर दिए 4 जगह पे। अब और एक चीज करना है। क्या करना है? अंति का जो अ है उसको भी मिटा दीजिए। अंति का अ मिटा दीजिए, क्या रहेगा? अंति। अब और एक चीज करना है यहां पर, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करने के बाद काम फिनिश। फिर से याद दिला दूं क्या किए? सर्वप्रथम प्रत्यय लिख लेना है, यानी आपको प्रत्यय याद करना है। मी, बस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति। इसमें से उत्तम पुरुष में जो है उसके पूर्व में क्या कर देना है? आ की मात्रा लगाना है, और किसी पुरुष में नहीं, एकमात्र उत्तम पुरुष में ही। उसके बाद प्रत्यय के अंत में जहां 100 हो उसके जगह विसर्ग करना है। 100 के जगह हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर दें। अंति का अ को भी निकाल देना है। अब ये जो नम जो है, इन नम का क्या करना है? इन नम का ये जो हलंत है वो हलंत निकाल देना है। ये हलंत निकाल दीजिए। ये म्यूट कर ले, जिसे बातें करनी हो वो म्यूट कर ले। कौन बातें कर रहे हैं इस क्लास में? कौन है कि जो कि बातें कर रहे हैं, जिसे अपना वात प्रिय है? मिच्छामि दुक्कडम। ध्यान रखें, क्लास में ऐसे नहीं, म्यूट करके जो करना है आप कीजिए। लेकिन अध्ययन, कोई भी चीज का अध्ययन हो वो एकाग्रचित्त से हो, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर चित्त की एकाग्रता ना हो तो उसमें कार्य की विफलता ही प्रथम स्थान वहां पर है।
इसलिए हमें कार्य की विफलता नहीं करनी है, कार्य की सफलता, और कार्य की सफलता के लिए एकाग्र चित्त होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब भी कोई भी कार्य में सिर्फ ये पढ़ना, ये तो एक कार्य तो है ही, इस कार्य में ही नहीं, अगर कहीं आप खाना बना रहे हो, आपका मन विचलित हो, तो क्या खाना सही ढंग से बनेगा? जवाब दीजिए, खाना सही ढंग से बनेगा तब? नहीं बनेगा। क्यों? क्यों? एकाग्रता नहीं है, मन विचलित है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम यहां से अध्ययन करा रहे हैं और उस समय कहीं आप बातों में, बातचीत में लगे हो, तो फिर अध्ययन सही तरीके से होगा? नहीं होगा। इसीलिए हर एक कार्य में, सिर्फ ये पढ़ाई के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ाई ये विशेष विशेष स्वरूप में है। किसी में अगर हो, किसी का ऐसे होशियारी भी हो सकता है, वो प्रैक्टिस हो सकता है, मोबाइल में बातें करता है, खाना बनाता है, यहाँ पर पाठ लिया जाता है, खाना बनाता है, तो ये ऐसे हो सकता है कहीं, लेकिन ये किसी के अभ्यास के कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें एकाग्र चित्त में ही रहना है। इसलिए जब भी अभ्यास हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी किसी भी कार्य हो, उसमें एकाग्र चित्त रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्लीज जो भी बातें करते हैं वो बातें ना करें। अगर आपका उतना ही बात प्रिय है, उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है, तो एक काम कीजिए, सर्वप्रथम आप म्यूट कर लीजिए और उसके बाद आप बात कीजिए। अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो फिर आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, और हम तक पहुंचने से यहाँ पर जितने भी है 73 या तो 74 72 जितने भी जन आए हैं, उन सभी का आपकी बात, आपकी आवाज उनके कान में पहुंचेगा। उनको अंतराय करने का दोष यहाँ पर लगेगा, और अंतराय कर्म यहाँ पर लगते जाएगा, चोटते जाएगा। अतः कोई भी क्लास में इस प्रकार का न करें तो ही श्रेष्ठ है। अति आवश्यक है तो दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सर्वप्रथम म्यूट करें, और उसके बाद मैं तो यही कहूंगा कि ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप जाने। चलिए आगे हम यहां पर बता रहे थे, उसके बाद क्या करना है, ये जो नम जो हलंत था, उस हलंत को निकाल देना है। अब बन जाएगा, हलंत निकाल दिए तो अब क्या रहा, यहां पर हलंत निकाल देने के बाद न, ये म संपूर्ण होना है। अब हर एक प्रत्यय के आगे लगा दें। क्या लगा देंगे यहां पर? नम, यहां भी लगा दीजिए नम, नम, यहां भी लगा दीजिए नम, यहां लगा दीजिए सब में नम, नम, उसी प्रकार यहां पर नम, यहां भी लगा दीजिए नम, यहां भी लगा दीजिए नम। अब दोनों में चेक कर लीजिए कि रूप बन गया कि नहीं। देख लीजिए नमामि, तो यहाँ भी है आपका, देख लीजिए नमामि, नमावह, नमावह, नमामह, नमामह, नमसि, नमसि, नमथः, नमथ, 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 नमति, नमति, नमतः, नमतः, नमन्ति, नमन्ति। रूप बन चुका है कि नहीं? बन गया ना? इजी है कि नहीं? हाँ जी, आप पहले से कहाँ थे? तो सर्वप्रथम क्या बोले थे कि उत्तम पुरुष के पहले किसकी मात्रा लगाना है? तो आ गया, आ की मात्रा कहाँ लगाना है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कहाँ कहाँ क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? प्रत्यय। तो उसके आगे देख लीजिए आ लगाया हुआ है कि नहीं? ये सामान्यतः नियम है, इसका विशेष हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सामान्य से ये बोला गया, ये एक ट्रिक्स है। आपका क्वेश्चन लास्ट 10 मिनट में।
अब क्या है कि हमें और एक चीज यहां पर ध्यान दें, रूल का बहुत ही जरूरी है कि रूल फॉलो हो। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, नो डाउट आप पूछ सकते हो, लेकिन लास्ट अंतिम 10 मिनट जो है उसमें हम देखेंगे। तो यहां पर फिर से एक बार, तो ये सामान्यतः है एक ट्रिक्स है, ये कोई विधि नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। नियम क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास से दिखेंगे। सिर्फ आपको याद कराने के लिए, आपको जल्दी से जल्दी वो याद रहे उसके लिए इतना रूल फॉलो करना है। क्या करना है फिर से, रूल नंबर 1 क्या करना है? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 1 प्रत्यय लिख लेना है। क्या करना है? प्रथम नंबर स्टेप में क्या करना है? प्रत्यय लिख लेना है, यानी प्रत्यय यहाँ पर लिख लेना है 9 के 9 प्रत्यय। सेकंड नंबर स्टेप कहा? हाँ, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष मात्र उत्तम पुरुष के आगे आ की मात्रा लगाना है। क्या करना है? उत्तम पुरुष के आगे आ की मात्रा लगाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप, हाँ, जिस प्रत्यय के अंत में स हो उसके जगह विसर्ग करना है, विसर्ग करना है। नंबर 4 अंति का अ को निकाल देना है, अंति में रहा हुआ अ को निकाल देना है। और नंबर 5 हाँ, जो धातु है उसका हलंत निकालकर ये प्रत्यय के साथ जुड़ देना है। क्या करना है? उसका हलंत निकालकर प्रत्यय के साथ जुड़ दोगे, यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो वो रूप बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम नम धातु का रूप देखे, ठीक है, नम धातु का रूप सिर्फ अब याद रखिएगा, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय इतना याद रखे, मी बस मस, सी थस थ, ती तस अंति, ये प्रत्यय है। और इस प्रत्यय में उत्तम पुरुष में आ जोड़ना है। तो इसमें कोई भी धातु हो, जैसे कि नम धातु का रूप क्या किए यहां पर? तो नमामि, नमावह, नमामह, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। फिर से एक बार बीच में न बोले, नमामि, नमावह, नमामह, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। इसमें धातु क्या था? इसमें धातु था नम। अब मान लीजिए इसके जगह हम यहाँ पर पठ धातु लिखेंगे, तो पठ धातु का रूप क्या होगा? तो देखिए क्या करना है, पठ में ये ठ को निकाल देंगे तो रहेगा क्या? पठ। आगे का जैसे जैसे बोला गया तो उसी प्रकार, पठामि, पठावह, पठामह, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति। अब धातु मान लीजिए यहाँ पर पत धातु है तो उसका रूप क्या होगा? पतामि, पतावह, पतामह, पतसि, पतथः, पतथ, पतति, पततः, पतन्ति। अब धातु मान लीजिए वस धातु है, यहाँ पर धातु यहाँ पर आपको लिख रहा हूं, यहाँ पर वस धातु, तो फिर रूप क्या होगा? वसामि, वसावह, वसामह, वससि, वसथः, वसथ, वसति, वसतः, वसन्ति इत्यादि। ये सारे जो है इसमें आपको प्रैक्टिस बुक में जो है वो प्रैक्टिस बुक में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लिखा गया है? एक यहाँ पर दिया गया है, पतामी दिया गया है, बाकी आपको यहाँ पर क्या है, ये खाली जगह है, इसको आपको पूरना है। क्या होगा यहाँ पर? पतामी, द्विवचन में क्या आ जाएगा? पतावह, सही है। बहुवचन में क्या आएगा? पतामह, सही है। मध्यम पुरुष एक वचन में पतस्थि, उसके बाद द्विवचन में पतथः, बहुवचन में पतथ, सही है। अन्य पुरुष एक वचन में पतति, द्विवचन में पततः और बहुवचन में, धन्यवाद, सभी को याद रह गया। देखिए कितना ये सरल है कि नहीं है ना सरल? बस इसी तरह से हम सरल सरल से सरल और सरल बनाएंगे, लेकिन इतना तो याद रह गया ना। आप सब तो बहुत होशियार हो, इतना जल्दी जल्दी ज्ञान के, यहाँ पर ज्ञान के क्षयोपशम बहुत ज्यादा है, इतना जल्दी से याद रह जाता है आपको। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस बुक में जो जो दिया गया यहाँ पर, ये पठ धातु का यहाँ पर ये फिलअप करना है।
उसके बाद यहाँ पर खाद धातु है, एक रूप दिया गया है, उसके बाद बाकी का रूप आपको करना है। अर्च धातु है, इसको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रक्ष धातु का यहाँ पर दिया गया, यह रक्षा में लिखा है, बाकी का करना है। ये जितने सारे हैं इसको आपको करके लाना है। इनमें से मैं कल किन्हीं 10 जन को एक एक रूप पूछूंगा मैं, इसमें से कोई भी हो सकता है 10, सिर्फ 1 से 10 ये कोई जरूरी नहीं है, इनमें से किन्हीं 10 को मैं पूछ सकता हूं, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब आता है प्रश्नोत्तरी, जिसका जिसका प्रश्न है वह हैंड राइजिंग कर लें, आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न और आपका प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। एक एक, हाँ, हर एक में 9 रूप। चलिए A49, हाँ जी प्रणाम। बाकी सारे म्यूट कर लें, जिनका क्वेश्चन हो वहीं ऑन रखें। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम, बोलिए। तो उसके लिए कल बोला था, फिर से आपको आज यही करना है। चलिए खोलिए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं क्या करना है इसको। पहले तो हम क्लास ज्वाइन हो लेते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल से पहले मैं यहाँ पर ज्वाइन हो रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से आप कोई भी बोलें तो क्या होगा, मेरा स्क्रीन चला जाएगा। एक बार बोल के देखिए। हाँ देखिए चला गया ना स्क्रीन। अब देखिए इसको क्या करना है, न जाए उसके लिए विधि क्या है। तो विधि इतना ही है कि यहाँ पर विधि फिर से बाकी सारे एक बार म्यूट कर दें, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा मुझे। देखिए क्या करना है, यहां पर किसी का भी आ गया तो उसको आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कीजिएगा, उसके बाद मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है वहां पर डबल क्लिक कर देना है। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है तो चलिए फिर से एक बार कर देता हूं। ये किसी का भी है, मान लीजिए ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है। अब कोई बोलेगा तो ये यहां से चला जाएगा, तो इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे किए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। अब कोई भी बोलेगा स्क्रीन नहीं जाएगा। एक बार बोल के देखिए आप। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कोई इसी प्रकार से हो तो उसको इस प्रकार से कर लेना है कि वो पिन कर लेना है, ताकि आपको स्क्रीन न जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद 23, A23, प्रणाम। पहचानेंगे कैसे, सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि परस्मैपदी धातु को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रत्यय ही याद रखना पड़ेगा, या तो फिर आपको परस्मैपदी धातु को कंठस्थ कर लेना पड़ेगा। जिन धातुओं के साथ परस्मैपदी का प्रत्यय लगा होगा वह धातु परस्मैपदी है। जिन धातुओं के साथ आत्मनेपदी का प्रत्यय लगा होगा वह धातु आत्मनेपदी का होगा। चलिए नेक्स्ट। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, जिसका क्वेश्चन जो जिसे क्वेश्चन पूछना है वो हैंड राइजिंग करे, रूल फॉलो करे प्लीज। नेक्स्ट A80, A80, रूपलबेन A80, A90 है। ओके A90, हाँ जी बोलिए। हाँ નામમાં નમની નીચે જે હલંત છે એ હલંત છે ને, એ હલંતને આપણે શું કરી દેવાનું, એ હલંતને કાઢી નાખવાનું।
હલંત એટલે નીચેનો જે લાઈન કોઈ પણ ધાતુ હોય તે અર્ધ હોય છે નમ એમાં નીચે આ લાઈન છે આ લાઈન ના હલંત કહેવાય ओके चलिए उसका A72 हाँ हाँ जी प्रणाम याद तो रखना ही है याद तो रखना है धीरे धीरे याद कर लीजिए या तो फिर प्रत्यय याद कर लीजिए प्रत्यय याद करने के बाद स्टार्टिंग में प्रारंभ में हमें धातु भी याद करना है कि ये परस्मैपदी धातु है ये आत्मनेपदी धातु है उभयपदी धातु। अभी तक जितने धातु सीखेंगे वो सारे के सारे परस्मैपदी ही सीखेंगे। सिर्फ इतना ही करना नहीं है, ये आगे का पूरा भी इसको भी ध्यान रखना है। किसको? कि ये कौन से काल के कौन से गण के हैं। ये धातु जो नम धातु है ना वो धातु वो पहले गण के धातु है। यानी हमें क्या करना है? प्रथम गण, परस्मैपदी, वर्तमान काल और फिर उसका एक रूप याद रखना है नमामि। दूसरा सेकंड नंबर पठ धातु, प्रथम गण, वर्तमान काल, परस्मैपदी, पठामि। इस प्रकार से याद रखना है। दोनों याद रखे तो बेस्ट है, न हो तो कम से कम ये प्रत्यय याद रखिए और प्रत्यय याद रखने के बाद कहीं किसी का रूप देखकर तब हमें पता चलेगा, क्रियापद देखकर पता चलेगा कि ये परस्मैपदी धातु इसमें है और इसमें आत्मनेपदी धातु है। और वो भी कर्तरी प्रयोग में, हाँ कर्मणि प्रयोग में नहीं, कर्तरी प्रयोग में। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? ओके, धन्यवाद। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।